हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका बिहार दरोगा का जो है चौथा प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने जो है विकसित किया है? फ्रांस ने किया है, रूस ने किया है, भारत ने किया है या अमेरिका ने किया है? तो किस देश ने किया है? तो भारत ने किया। किस देश ने किया? भारत ने। तो पहला का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हेलिना जो एक टैंक रोधी मिसाइल है, हेलिना क्या है हमारा? ये टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है, जो भारत में विकसित किया गया है। और पिनाक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। एक याद रखिएगा पिनाक, एक याद रखिएगा पिनाक। यह जो है आपका भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक जो है आपका भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा का आंसर बताइए। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम, AP सिंह या सुमन बेरी या राजीव रघुवंशी? तो बताइए दो का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन बने हैं? BV सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? BV सुब्रमण्यम। तो दो का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? आपके BVR सुब्रमण्यम बने हैं। और जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आपके? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आपके? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है कौन है आपके? सुमन बेरी। कौन है आपके? सुमन बेरी। कौन है आपके? सुमन, सुमन बेरी। नीति आयोग के आपके उपाध्यक्ष कौन है? आपके सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के जानते ही अध्यक्ष कौन होता है? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होता है? PM होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? आपके सुमन बेरी है। और CEO कौन आपका? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग, इसका पहले क्या नाम था आपका? योजना आयोग का। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था आपका? योजना आयोग था, ठीक है। इसका जो है नीति आयोग की जगह योजना आयोग नाम कब हुआ आपका? 1 जनवरी 2015 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे क्या किया गया? नीति आयोग। तो ये भी याद रखिए। और यह क्या है आपका? गैर संवैधानिक निकाय है। यह क्या आपका? गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए तीसरा का आंसर बताइए। तर्कश 4 युद्धाभ्यास 2023 में किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत और मिस्र के बीच, भारत और फ्रांस के बीच, भारत अमेरिका के बीच या भारत और जापान के बीच? तो चलिए बताइए तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तो तर्कश 4 युद्धाभ्यास जो आपका भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित किया गया, भारत और अमेरिका के मध्य जो है आयोजित किया गया। तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इसका आयोजन आपका कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया चेन्नई में किया गया। और यह कैसा है? ये आपका थल सेना युद्ध अभ्यास है। कैसा आपका? थल सेना। यह जो आपका थल सेना जो है युद्ध अभ्यास है, थल सेना युद्ध अभ्यास है, ठीक है। भारत तथा अमेरिका के मध्य जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है यह। और यह जो था आपका 2023 का जो था ये 6वां संस्करण था। क्या था? 6वां संस्करण था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, आसाम या केरल? तो बताइए 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो ये जो है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है आपका किसके लिए किया गया आपका? तो ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए 5 का आंसर बताइए। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से जो है लॉन्च किया है? अग्नि 2, अग्नि 3, विक्रम 5 या रुद्र 2? तो बताइए 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? विक्रम 5। क्या हो जाएगा? विक्रम 5। तो 5 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसरो ने जो है अपना पहला निजी रॉकेट जो है विक्रम 5 नाम से लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसे याद रखिए कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ का? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 6 का आंसर बताइए क्या होगा? भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल, कौस्तभ चटर्जी या प्रणेश M या विघ्नेश NR? तो बताइए 6 का हमारा आंसर क्या होगा? तो कौन हो जाएगा? विघ्नेश NR। कौन हो जाएगा? विघ्नेश NR। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR। कौन बने? विघ्नेश NR, ठीक है।
और ये कहाँ के हैं, बिजनेस एनआर का कहाँ से है, ये आपका चेन्नई से, कहाँ से आपका ये चेन्नई से, कहाँ से आपका ये चेन्नई से, ठीक है। और याद रखिएगा आप, ये तो 80 में हो गया, तो 79 का याद रखिएगा ग्रैंड मास्टर कौन थे। 79 में ग्रैंड मास्टर कौन थे आपके, कौन थे, प्रणेश कौन थे। 79th ग्रैंड मास्टर कौन था आपके, प्रेनेस थे, ठीक है। और 78 में कौन थे आपके, 78 में कौन थे आपके, कौस्तभ चटर्जी, कौन थे आपके, कौस्तभ चटर्जी, कौन थे, कौस्तभ चटर्जी, कौन थे, कौस्तभ चटर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो थे आपके प्रणेश एम जो थे ये आपके 79 में ग्रैंड मास्टर थे आपके, और कौस्तभ चटर्जी तो ये आपके 78 में ग्रैंड मास्टर थे, और 80 में ग्रैंड मास्टर कौन आपके, बिजनेस एनआर। चलिए 7वां का आंसर बताइए। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का जो है चयन किया गया, 18, 24, 25 या 28। तो बताइए 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है 2022 के लिए जो है आपका 25 खिलाड़ियों का जो चयन किया गया। अर्जुन पुरस्कार के तहत जो है खिलाड़ी को कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपया दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपया जो है दिया जाता है, ठीक है, पुरस्कार की राशि। जबकि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है उसके तहत जो आपको 25 लाख रुपया जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत। तो ये भी प्राइस का रख सकते हैं याद। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, सामाजिक कार्य, आध्यात्मकवाद या कला से या उद्योग से। तो बताइए हमारा 8 का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आध्यात्मिकतावाद, क्या हो जाएगा, आध्यात्मिकतावाद। तो 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो है पद्म भूषण 2023 से जो है 9 लोगों को जो है 2023 में सम्मानित किया गया, कितने लोगों को, 9 नागरिकों को सम्मानित किया गया है, जिसमें श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किससे, आध्यात्मिकवाद से। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या, आशा, धड़क, पेरी या तजुनी। तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आशा, क्या हो जाएगा, आशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन आपका कहाँ किया गया है, एमपी में किया गया, कहाँ किया गया, एमपी में, कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो है कुल 8 शहरों में किया गया, और इसका शुभंकर क्या है, आशा। और आशा आपका क्या है, ये चीता है, आशा जो आपका एक प्रकार क्या है आपका चीता, आशा क्या आपका चीता, ठीक है। इसका जो थीम रखा गया है, क्या रखा गया है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है थीम क्या रखा गया, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। यह जो था थीम था 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का, ठीक है। इस खेल में जो था प्रथम स्थान पे कौन रहा, इस खेल में प्रथम स्थान पे कौन रहा आपका, महाराष्ट्र रहा, कौन रहा आपका, महाराष्ट्र। इस खेल में प्रथम स्थान पे कौन रहा आपका, महाराष्ट्र रहा, कौन रहा, महाराष्ट्र। चलिए 10वां का आंसर बताइए। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है, शशि थरूर, कैलाश सत्यार्थी, मेघना देसाई या कोई नहीं। तो बताइए 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी, कौन हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो है प्रसिद्ध पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लिए लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, कौन है, कैलाश सत्यार्थी। इसके लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने डिजाइन किया, टाटा प्रोजेक्ट, एससीपी प्रोजेक्ट या रिलायंस प्रोजेक्ट या एल&टी। तो बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा एससीपी प्रोजेक्ट, कौन, एससीपी प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नए संसद का डिजाइन एससीपी एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है, जबकि इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, और नए संसद का जो डिजाइन किसके द्वारा किया गया, एससीपी एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। तो याद रखिएगा 12 का आंसर बताइए क्या होगा। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2023, 2024, 2025 या 2030 तक। तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कब तक रखा गया, 2025 तक, कब तक रखा गया, 2025 तक। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 2025 तक का लक्ष्य रखा है, जबकि सेवा क्षेत्र में जो है 1 ट्रिलियन का जो है लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। 2030 तक जो है सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का जो है लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। तो इसे भी याद रख सकते हैं।
सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल या टिम बर्नर्स ली या नरेंद्र मोदी या थॉमस बाक? तो बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको? टिम बर्नर्स ली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रति 2 वर्ष पर जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है यह दिया जाता है, दक्षिण कोरिया द्वारा जो यह पुरस्कार दिया जाता है आपका कौन सा? सियोल शांति पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो है डब्ल्यू का खोज करता है टिम बर्नर्स। ये जो थे आपका डब्ल्यू जो बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब जो ट्रिपल डब्ल्यू होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो खोज किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो इसीलिए जो है डब्ल्यू खोज करता टिम बर्नर्स ली को जो है चुना गया था इस बार, ठीक है। और 2000 ये जो आपका सियोल शांति पुरस्कार जो है 2018 में किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। किसके दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। और ये जो प्रत्येक 2 साल में दिया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। सही। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर में, उत्तराखंड में, मनाली में या रानीखेत में? तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर में। कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर में। 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जम्मू के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा, यह जो आपका एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण जो है पर्यटन को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है, गोवा से है, पंजाब से है या बिहार से है या मणिपुर से? तो बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ से आपका यह गोवा से संबंध है? कहाँ से गोवा से संबंधित है? तो जुआरी ब्रिज कहाँ संबंधित है? आपका यह गोवा से संबंधित है, ठीक है। यह जो आपका एशिया का सबसे लंबा केबल वाला जो है 8 लेन का जुआरी पुल है। ये जो आपका जुआरी ब्रिज जो है आपका एशिया का, यह जो एशिया का जो सेकंड नंबर पे एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला जो ब्रिज होता है, केबल वाला जो है ब्रिज है जो कि 8 लेन का है, ठीक है। यह कहाँ से? आपका गोवा में। और इसकी लंबाई कितनी है आपकी? जुआरी ब्रिज की लंबाई कितनी है आपकी? 640 मीटर है। कितनी? 640 मीटर इसकी लंबाई है। किस आईआईटी ने वाहटर्न Q5 रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर? तो बताइए 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा हमारा? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने जो वाटसन Q5 रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है। इस अवार्ड को जो है शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इस अवार्ड को जो शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? हॉल के साथ या इसरो के साथ या बेल के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किसके साथ? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो 17 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय ने 6 डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु हॉल के साथ समझौता किया है। इसके लिए जो है 666 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और आपका याद रखिए हॉल की स्थापना कब हुआ था? आपका 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। हॉल की स्थापना कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। हॉर्निवल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जगदीप धनखड़। कौन हो जाएगा? जगदीप धनखड़। ये कौन है आपके? वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। कौन है आपके? उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। तो प्रतिवर्ष जो आपका यह हॉर्निवल महोत्सव जो प्रतिवर्ष आपका नागालैंड में जो है मनाया जाता है, ठीक है। 1 से 10 दिसंबर 2022 तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? सुखोई 30, मिराज 2000 या राफेल या ए तथा बी दोनों? तो बताइए 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सुखोई 30 और आपका कौन सा मिराज 2000, ये दोनों आपका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है ये आपका भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 एवं मिराज 2000 की दुर्घटना कब हुआ था आपका? 18 कब हुआ था? ये दोनों दुर्घटना कब हुआ था आपका? 28 जनवरी 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 2023 को जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये? मध्य प्रदेश के जो है मुरैना में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मुरैना में हो गया था। तो कभी जगह पूछ सकता है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश के मुरैना में।
मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? अकाने या यामागुची या फजर अल्फियान या विक्टर एलेक्सन या कोई नहीं? तो बताइए 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर क्या होगा? विक्टर एलेक्सन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता कौन है? आपके डेनमार्क के। ये कहाँ के? आपके डेनमार्क के। कहाँ के? डेनमार्क के हैं, ठीक है। विक्टर एलिसन ने जीता है पुरुष, मतलब पुरुष एकल में, ठीक है। और महिला एकल में आपसे पूछा जाएगा तो महिला एकल में किसने जीता आपका? महिला एकल में किसने जीता है आपका ये? तो महिला एकल में जीता आपका यामागुची। महिला एकल में जीता आपका यामागुची ने जीता है। किसने जीता है? यामागुची ने। अकाने यामागुची ने जीता। ये कहाँ की? आपकी जापान की। कहाँ की? आपकी जापान की। ये जो है महिला एकल में जीता है। पुरुष एकल में किसने जीता? विक्टर एलिसन ने जीता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और विक्टर एलिसन कहाँ के? आपके डेनमार्क के। और यामागुची कहाँ के? आपके जापान की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? भारत को, दक्षिण अफ्रीका को, इंग्लैंड को या श्रीलंका को? तो बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको हरा के? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के। किसको हरा है? दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा 21 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। और किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। तो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये जो वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और 2024 में कहाँ किया जाएगा आपका? 2024 में कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा आपका, इसका आयोजन आपका बांग्लादेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में। इसे भी याद रखिएगा। तेरे 22 का आंसर बताइए क्या होगा? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिन सू चोई या नदीमा अयूब या सोमा सूची या कोई नहीं? तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? मिन सू चोई। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मिन सू चोई, ठीक है। अब ये मिन सू चोई आपके कहाँ के? आपके दक्षिण कोरिया के। कहाँ के? आपके यह दक्षिण कोरिया के। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। मिन सू चोई कहाँ के? आपके दक्षिण कोरिया के हैं। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या होगा? हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा है। इसका संबंध जो है इन्फ्लुएंजा से है, खसरा से है, एड्स से है या रेबिस से है? तो बताइए 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किससे है हमारा? इन्फ्लुएंजा से। किससे? इन्फ्लुएंजा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। H3N2 वायरस का संबंध जो इन्फ्लुएंजा वायरस से है, इसे आमतौर पर क्या कहते हैं? हांगकांग फ्लू कहते हैं। इसे इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं हम लोग? हांगकांग फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? हांगकांग फ्लू के नाम से जाना जाता है। सब प्रथम जो है हांगकांग से ये फैला था, इसलिए इसका नाम रखा गया था हांगकांग फ्लू। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को जो है शामिल किया गया था? 1, 2, 3 या 4? तो बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर सी। तो 3 फिल्मों को जो शामिल किया गया था। तो ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें जो शॉर्ट फिल्म में कैटेगरी में जो है, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है दी एलिफेंट विस्पर। तो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किसको मिला था? दी एलिफेंट विस्पर। किसको? दी एलिफेंट विस्पर्स को। किसको? दी एलिफेंट विस्पर्स को। तो याद रखिएगा। तो जिस शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है दी एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता था। तो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है दी एलिफेंट विस्पर्स ने जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का फिल्म डॉक्यूमेंट्री तो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में दी एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो है अवार्ड जीता था। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट जो चर्चा में रहा, इनका संबंध किस देश से है? जापान से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से या कनाडा से? तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से है? इंडोनेशिया संबंध है। क्या है? और इंडोनेशिया। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट मेरापी का संबंध कहाँ से? इंडोनेशिया से है। हाल ही के दिनों में इसमें क्या विस्फोट देखने को देखा हुआ था? बाब अल मंडेब जल संधि किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या हिंद महासागर को लाल सागर से, या अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से। हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बाब अल मंडेब जो जल संधि हिंद महासागर को जोड़ती है लाल सागर से, ठीक है। और ये जो फारस की खाड़ी है वो ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। अब पूछा जाएगा आपसे कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? आपका हार्मुज जल संधि जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है?
हिमाद्री श्रेणी या अरावली श्रेणी या पश्चिमी श्रेणी या सतपुरा श्रेणी। तो बताइए 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी नवीनतम नवीनतम पूछा गया, नया पूछा गया। तो नया में आपका कौन हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी। कौन हो जाएगा, हिमाद्री। हिमाद्री मतलब हिमालय जो आपका नवीनतम श्रेणी है। और पूछता प्राचीनतम पूछता तो कौन हो जाता है, अरावली हो जाता। सबसे पुराना अरावली, सबसे नया क्या आपका हिमाद्री श्रेणी है। ठीक है, तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी हिमाद्री श्रेणी है। इसे क्या कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। इस श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, टर्सरी युग में हुआ था। हिमाद्री श्रेणी का निर्माण कब हुआ था आपका, टर्सरी युग में हुआ था। कब हुआ था, टर्सरी युग में, टर्सियरी युग में हुआ था। कब हुआ था, टर्सियरी युग में हुआ था। ठीक है, यह जो एक नवीन मोड़दार पर्वत है, ये क्या फोल्डेड माउंटेन है, क्या फोल्डेड माउंटेन मतलब नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है हिमाद्री श्रेणी। अब सबसे पुराना क्या, अरावली श्रेणी, दोनों याद रखिएगा। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है, साबरमती की, नर्मदा की या ताप्ती की या यमुना की। तो बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किसका, ताप्ती का। किसका हो जाएगा, ताप्ती का। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है आपकी, ताप्ती की। किसकी है, ताप्ती की। और एक याद रखिएगा बैतून, क्या, बैतून, बैतून जो है यह भी आपकी ताप्ती की सहायक नदी, ये भी आपकी ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो कोर इंडस्ट्रीज का जो उदाहरण है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सभी। तो बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका कोयला भी है, आपका विद्युत भी है, आपका पेट्रोलियम भी है। तो ये सारे जो है आपका कोर इंडस्ट्रीज का जो उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बोडो जनजाति निवास करते हैं अमेजन बेसिन में, संथाल परगना में, गारो पहाड़ी में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कहाँ किया जाता है, गारो पहाड़ी में। कहाँ करता है, गारो पहाड़ी में। तो बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं, गारो पहाड़ी में। कहाँ करते हैं, गारो पहाड़ी में। ठीक है, बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। और यह जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका, बोडो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका, असम हो गया, असम में, असम हो गया, असम मेघालय, असम मेघालय और मिजोरम में। कहाँ, असम मेघालय और मिजोरम में जो आपका बोडो जनजाति पाया जाता है। ठीक है, और अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति है बोरो। और याद रखिएगा बोरो जो है, बोरो एक बोरो जनजाति है, वो कहाँ की आपकी, अमेजन बेसिन की है। वो दक्षिण अफ्रीका में, ये सॉरी दक्षिण अमेरिका में वो आपका। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल, जोग, केवती या कोई नहीं। तो बताइए 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कितना, ये जो आपका है कुंचिकल जलप्रपात है, ये कितना मीटर ऊंचा आपका कुंचिकल, 455 मीटर ऊंचा। कितना है, 455 मीटर ऊंचा है। कितना, 455 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ है आपका, है ये कर्नाटक में। कहाँ आपका, ये कर्नाटक में। कहाँ ये आपका, कर्नाटक में। और किस नदी पे आपका, बराही नदी पे। किस नदी पे है, बराही नदी पर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान, बैरन द्वीप या लिटिल निकोबार। तो बताइए 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ था, बैरन द्वीप का। किसका हुआ है, बैरन द्वीप का हुआ है। ठीक है, और यह जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, मिजोरम की, त्रिपुरा की, मणिपुर की या मेघालय की। तो बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो है, बांग्लादेश के साथ जो टोटल 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो याद रखिए कौन कौन से लगती है, असम का लगता है, असम की सीमा लगती है, असम, मिजोरम, असम, असम हो गया, मिजोरम हो गया, असम मिजोरम मेघालय, असम मिजोरम मेघालय, त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम मिजोरम मेघालय त्रिपुरा पश्चिम बंगाल। तो पांच राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। तो उसमें से कौन सा नहीं लगता है, तो मणिपुर का। तो पूछा गया था वही ऑप्शन में, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या, मणिपुर। ठीक है, और टोटल जो है आपका सर्वाधिक जो सीमा लगता है आपका बांग्लादेश से ही लगता है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय या वित्त आयोग। तो बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मानवाधिकार आयोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। ठीक है,
और यह जो एक क्या है आपका सांविधिक निकाय है, क्या आपका सांविधिक निकाय, ये संवैधानिक निकाय नहीं है आपका, कौन सा है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था आपका, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा, इसका गठन जो आपका किया गया था 1993 में किया गया था, इसका 1993 किया गया था। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। चलिए 35 का बताइए आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश की संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन के प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है, आर्टिकल 281 के तहत। तो इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितने महीने के अंदर, 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। तो बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा, कितना, तो 1 माह के अंदर, कितना, 1 महीने के अंदर। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए आपका 1 माह के अंदर, कितना, 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय आपातकाल कितना में, आपका आर्टिकल 352 है, कितना आपका, आर्टिकल 352 में, ठीक है। इसके अनुसार जो आपका युद्ध हो गया, बाह्य युद्ध हो गया या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर जो है इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है, अंतर्राज्यीय परिषद, संसद, भारत का संविधान या वित्त आयोग। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या भारत का संविधान, क्या हो जाएगा, भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है, संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत जो है राज्य सूची में प्रविष्ट 46वें के तहत जो कृषि आय पर जो है कर का उल्लेख है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वितरित किया जाता है। तो आर्टिकल 262 के तहत, आर्टिकल 264 के तहत, आर्टिकल 268 के तहत या आर्टिकल 270 के तहत। तो बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्टिकल 270 के तहत, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत जो प्रावधान है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा, किसमें, आर्टिकल 270 में बताया गया है। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया, 1983, 1984, 1987 या 1988। तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 1988 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1988। तो केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की कार्य प्रणाली की जांच के लिए सिफारिश किया था किसने, सरकारी आयोग द्वारा किया गया था। कब किया गया था, सरकारी आयोग कब आया था आपका, तो कब आया था, 9 जून 1983 को आया था। सरकारी आयोग कब आया था आपका, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, 9 जून 1983 को, 9 जून 1983 को सरकारी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इन्होंने अपना प्रतिवेदन जो 1988 में दिया था। सरकारी आयोग का गठन जो 1983 में हुआ था, कब हुआ था, 1983 में हुआ था। और इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब दिया आपका, 1988 में दिया। इसने प्रतिवेदन कब दिया आपका, 1988 में दिया, ठीक है। और ये आपका सरकारिया कौन थे, न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया अध्यक्ष थे और श्री बी सिरमनन और डॉक्टर S.R. सेन कौन थे, इसके सदस्य थे। तो इसे याद रखिएगा। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने वाले कि सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में किया गया था और इसने प्रतिवेदन कब दिया आपको, 1988 में, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण एवं प्रतिच्छेद या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बताइए 40 का आंसर क्या होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण एवं प्रतिच्छेद, क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण और प्रतिच्छेद। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में या ए और बी दोनों में। तो बताइए 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय में। कहाँ हो जाएगा? उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आपकी उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? आपका हाई कोर्ट में किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो अनुच्छेद 224 के तहत जो उच्च न्यायालयों में बाहरी मतलब एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों का नियुक्ति किया जाता है, किसके तहत किया जाता है? आपका आर्टिकल 224 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 224 के तहत किया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल आपका 224 और आर्टिकल आपका 224 ए के तहत जो आपका यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी कार्य के वृद्धि के कारण या उसके कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हत व्यक्तियों को 2 वर्ष के आधुनिक 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष होता है अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो किसमें? आपका आर्टिकल 224 के 1 में है। आर्टिकल 224 के 1 में है। और आर्टिकल 224 में क्या है? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 224 के तहत। और आर्टिकल 224 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति देखिएगा कि काम बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है 2 वर्ष के लिए जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, जो कि रिटायर हो चुका है उसके लिए। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा नहीं है? पवन, सूर्य की किरणें, बायोमास या कोयला? तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? कोयला। क्या हो जाएगा हमारा? कोयला। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है आपका? 21 मार्च, 21 जून, 14 जून या 22 मार्च? तो बताइए 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 43 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 21 जून। 21 जून को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपका 14 जून को क्या मनाया जाता है? आपका 14 जून को जो आपका विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता विश्व रक्तदाता दिवस आपको मनाया जाता है 14 जून को, ठीक है। और एक आपका और 21 मार्च को जो है आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। और 22 मार्च को जो आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में, 2014 में, 2015 में या 2018 में? तो बताइए 44 का आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका पहला जो आयोजन कहाँ किया गया था? आपको मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? आपको मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। पहला आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल के ताप में वृद्धि करने वाली प्रतिक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? आपका CO2। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस या टेबल टेनिस या बैडमिंटन या बेसबॉल? तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? IRDA, IDBI, SBI या सेबी? तो चलिए बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेबी। क्या हो जाएगा? सेबी। क्या हो जाएगा? सेबी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म होता है। और सेबी का स्थापना कब हुआ था? वो आपका 22 अप्रैल 1988 को जो है सेबी की स्थापना हुआ था। 22 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुआ था। और यह सेबी अधिनियम जो है आपका 1992 में सेबी अधिनियम जो है 1992 के तहत जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। और आपका सेबी का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है आपका सेबी का? तो प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित एवं विकसित करना। और दूसरा है आपका स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। ये सेबी का कार्य है। तो बताइए 48 का आंसर
CBFC का जो पूर्ण रूप क्या आपका, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या केंद्रीय ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या केंद्रीय फिल्म के लिए प्रमाणन बोर्ड या केंद्रीय फिल्म नियंत्रण बोर्ड। तो बताइए 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या हो जाता है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हिंदी में क्या होता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा 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 मॉडल अपनाने की वकालत की। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री अभिजीत सेन या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या श्री अमर्त्य सेन। तो बताइए 49 का हमारा आंसर कौन हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा, तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के जो पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। ये पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, याद रखिए, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो क्या होता है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ये होता है आपका पूरा का फुल फॉर्म होता है। तो इसका याद रखिएगा, कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, एक तरफ देश से एक तरफ राजधानी। तो बताइए 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो वेनेजुला की राजधानी आपका कराकस है, ये सही आपका। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ये सही आपका। बारबाडोस का राजधानी बिजर टाउन है, ये सही आपका। और गैबोन की राजधानी बंजुल, ये आपका गलत है। गैबोन की राजधानी का बंजुल आपका नहीं है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी पूछा गया, कौन सा आपका पूछा गलत। तो गलत कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत है, ठीक है। आपका गैबोन की राजधानी क्या है आपका, गैबोन की राजधानी लिब्रेले, क्या है, लिब्रेबिली क्या है, लिब्रेबिले, क्या है, रिब्रेबिले बिले। तो रिब्ले बिले, लिब्रे बिले। तो गैबोन की राजधानी क्या है, लिब्रेबिले, लिब्रेबिले, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में मौसू महोत्सव मनाया जाता है, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में या मेघालय में। तो बताइए 51 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ मनाया जाता है आपका, नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है आपका, नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था, राजेश्वर प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय या राज प्रथम। तो बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके समय हुआ था, राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, दंतीदुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने या गोविंद तृतीय ने या कृष्ण तृतीय ने। तो बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। कौन हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है आपका, इसमें जो है आपका 34 शैलकृत गुफाएं, इसमें जो आपका एलोरा पर्वत में जो आपका 34 जो है शैलकृत गुफाएं, इसमें कितनी है, 34 गुफाएं, ठीक है। जिसमें से पहला से लेकर 12वां तक जो आपका बौद्ध धर्म के लिए है, 12 से 12वां तक जो बौद्ध धर्म के लिए है, और 13वां से जो आपका 29 तक क्या है, हिंदू धर्म के लिए है, और 30 से 34 क्या आपका जैन धर्म के लिए है। इसमें तीनों धर्मों का है एलोरा में। तो टोटल 34 गुफा है, जिसमें से पहला से 12वां गुफा तक क्या है, बौद्ध धर्म के लिए, और 13वां से 29 तक इसका हिंदू धर्म के लिए, और 30 से 34 तक जो है आपका जैन धर्म के लिए। तो सर्वाधिक आपका हिंदू धर्म के लिए है और सबसे कम आपका जैन धर्म के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य आपका नहीं है, वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक।
तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा आपका नहीं है इसमें? पुराण। कौन सा नहीं? पुराण। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो वैदिक साहित्य आपका कौन नहीं है? आपका पुराण। तो वेद जो है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद सभी जो वैदिक साहित्य हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भौतिक कहा जाता है। क्या कहता है? भौतिक साहित्य भी कहा जाता है। महाविभाष सूत्र की रचना किसने किया था? वसुमित्र ने, वासुघोष ने, अश्वघोष ने या नागार्जुन ने? तो बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने किया था? आपका महाविभाष ने किया था। किसने? तो 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन है? आपके वसुमित्र। कौन है हमारे? वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन है? वसुमित्र। तो बौद्ध धर्म के चौथे बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलबन, कश्मीर में हुआ था। ठीक है। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता हुआ था। तो इन्होंने जो महाविभाष सूत्र की रचना किया था, वसुमित्र ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? जय सिंह, सिद्धराज, कर्ण द्वितीय या भीम द्वितीय? तो बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन था आपका? कर्ण द्वितीय। कौन था आपका? कर्ण द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कर्ण द्वितीय जो था आपका किस वंश से था? आपका बघेल। बघेल वंश से था। किस वंश से था? बघेल वंश से था। किस वंश से था? बघेल वंश से था। तो ये बघेल वंश का शासक था आपका कृष्ण कर्ण द्वितीय था। बघेल वंश का शासक था आपका कर्ण द्वितीय था। ठीक है। और ये अंतिम हिंदू शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से जो है मुकाबला किया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवाने मुस्तखराज, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने बंदगान या दीवाने अर्ज? तो बताइए 57 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है? दीवाने इस्तिहाक। क्या हो जाएगा? दीवाने इस्तिहाक। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवाने इस्तिहाक। क्या कहा जाता? दीवाने इस्तिहाक। ठीक है। पेंशन विभाग का दीवाने इस्तिहाक। और दीवाने मुस्तखराज, और दीवाने मुस्तखराज किसे कहा जाता था? आपका दीवाने मुस्तखराज जो आपका वित्त विभाग को कहा जाता था। किसे? वित्त विभाग को। दीवाने मुस्तखराज जो आपका वित्त विभाग को कहा जाता था। और दीवाने बंदगान जो आपका दास विभाग को कहा जाता था। किसको? दास विभाग को। दीवाने बंदगान जो आपका दास विभाग को कहा जाता था। और दीवाने अर्ज जो था ये आपका सैन्य विभाग को कहा जाता था। दीवाने अर्ज जो आपका सैन्य विभाग को कहा जाता था। ये सब याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अली आदिल शाह, शिहाबुद्दीन अहमद शाह, मोहम्मद शाह प्रथम या अलाउद्दीन हसन शाह? तो बताइए 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन शाह। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन शाह। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 1347 में जो आपका बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था, तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था। किसने किया था? आपका हसन गंगू ने किया था। किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। तो बहमनी राज की स्थापना की हसन गंगू ने। ठीक है। वो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन बैठा। यह जो अलाउद्दीन हसन शाह बहमन शाह के नाम पे जो सिंहासन बैठा, और गुलबर्गा को जो अपनी राजधानी बनाया। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपकी गुलबर्गा थी। अब बहमनी साम्राज्य में जो थी, बहमनी का जो राजभाषा क्या था? आपका मराठी था। क्या था? बहमनियों का राजभाषा क्या था? आपका मराठी था। कौन सी भाषा था? मराठी था राजभाषा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 59 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो बताइए कौन सा जो है काल क्रम के अनुसार जो है सही है आपका। चलिए 59 का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहले पहले हम देखते हैं रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का जो कार्यकाल था कितना था आपका? 1017 से जो था आपका 1137 तक था। रामानुजाचार्य का जो था 1017 से जो था 1137 तक था। और रामानंद का जो था आपका 1299 से जो था आपका 1411 तक था। 1299 से कितना? 1411 तक था। और गुरु नानक का जो था 1469 से 1538 तक था। 1469 से 1538 तक था गुरु नानक देव का। ठीक है। और चैतन्य स्वामी का कितना था? चैतन्य स्वामी का जो था 1486 से जो था आपका 1535 तक था। तो देख लीजिए इस हिसाब से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हो जाएगा जो कि 1017 से 1137। फिर हो जाएगा रामानंद, हो जाएंगे कब? 1299 से 1414। फिर हो जाएंगे गुरु नानक देव, हो जाएंगे 1469 से 1538। फिर हो जाएंगे चैतन्य स्वामी, हो जाएंगे 1486 से 1535। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 60 का आंसर बताइए क्या होगा?
जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा जो कथन आपका सत्य है, बताइए। तो 60 का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। हाँ, ये सही है आपका। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। हाँ, ये सही है आपका। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। हाँ, ये भी सही है आपका। इसके हिसाब से आपका क्या, तीनों जो आपका सही है, तीनों आपका सही है। तो ए बी, एक दो तीन, तीनों आपका सही हो जाए। तो 60 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 61 का बताइए आंसर क्या होगा। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किसके समय हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय। क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय, ऑप्शन नंबर ए। तो 61 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किया गया था, इसके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय जो प्रथम आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध हुआ था आपका 1845 में, 1845 से 46 में हुआ था आपका। लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था प्रथम सिख युद्ध हुआ था, 1845 से 46 में हुआ था, जिसमें कि आपका अंग्रेज जो है विजयी हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग से याद रखिएगा, जो नरबलि प्रथा है ये कहाँ दिया जाता था आपका, ओडिशा ओडिशा के ओडिशा के जो है, ओडिशा के खोंड ओडिशा के जो खोंद जनजाति द्वारा, ओडिशा के खोंद जनजाति द्वारा जो है नरबलि प्रथा दिया जाता, नर बलि दिया जाता था। ओडिशा के खोंद जनजाति द्वारा जो है नर बलि दिया जाता था। तो उसी पर प्रतिबंध किसने लगाया था आपका, लॉर्ड हार्डिंग लगाया था। उसी पर प्रतिबंध आपका लॉर्ड हार्डिंग लगा था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ, 1906 में, 1907 में, 1908 में, या 1909 में। तो बताइए 62 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। ठीक है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था आपका। ठीक है। अखिल आपका मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था आपका, 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। लेकिन इसका वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था आपका, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है। और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय कहाँ था आपका, ढाका में था। ढाका बांग्लादेश में था। कहाँ था, ढाका बांग्लादेश में था। ठीक है। और 1907 में जो हुआ था वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था आपका 1907 में, ये कहाँ हुआ था आपका, 1907 में जो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था आपका, कहाँ हुआ था आपका, कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, कराची में। तथा 1908 में कहाँ हुआ था, तथा 1908 में कहाँ हुआ था आपका, अमृतसर में हुआ था। 1908 में कहाँ हुआ था आपका, अमृतसर में हुआ था। तो ये दोनों याद रखिएगा। 1907 में जो हुआ था कहाँ हुआ था, कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक है। और 1908 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था, इकबाल के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, या हसरत मोहानी द्वारा, या अशफाक उल्लाह खान द्वारा। बताइए 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा दिया गया था, हसरत मोहानी द्वारा। किसके द्वारा, हसरत मोहानी द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा गया था बोला गया है। तो लिखा गया था किसके द्वारा, तो हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। जबकि जो है भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जब बम फोड़ा था, तो उस समय जो है इस नारे को जो है बुलंद किया था। तो इस नारे का जो उपयोग किया था भगत सिंह और उनके साथियों ने किया था। तो इसको लिखा कौन है, हसरत मोहानी ने। और इसका यूज कौन किया था, भगत सिंह ने किया था। 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली के असेंबली में जब बम फेंका था, तब जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में, 1939 में, 1942 में, या 1945 में। बताइए 64 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1936। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ किया गया था आपका, लखनऊ में। कहाँ किया गया था आपका, लखनऊ में। कहाँ किया गया था, लखनऊ में। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, पूछा जाता है कौन था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन था आपका, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन था, स्वामी सहजानंद सरस्वती था। स्वामी सहजानंद सरस्वती था। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो था इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे इसके, और इसके प्रथम महासचिव कौन थे आपके, ए जी रंगा थे। कौन थे, ए जी रंगा जो थे इसके महासचिव थे। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए 65 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है नहीं किया था।
किसने जो है समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, या मोहम्मद अली ने, या लाला लाजपत राय ने? तो बताइए 65 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 1920 में जो कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा क्या था? जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा इन्होंने जो है आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। तो सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। Nm² kg माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी एसआई इकाई है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, या गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का, या संवेग का, या दबाव का? बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो क्या होता है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एक एसआई इकाई है, ठीक है। इसका मान क्या होता है आपका? इसका मान भी आप याद रखें, 6.67 इंटू क्या होता है? 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, जो किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है आपका? इसका बीमीय सूत्र याद रखिए, M-L-L-3T-2। ये भी याद रखिए, सब बीमीय सूत्र आप याद रखिएगा। M-1 L3T-2। तो ये इसका बीमीय सूत्र है, आप याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल या संवेग, या बल या वेग, या बल या त्वरण, या बल या विस्थापन? तो बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बल और त्वरण। क्या हो जाएगा? बल और त्वरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बल और त्वरण, ठीक है। तो बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा जो होती है एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, त्वरण, वेग, संवेग, सब क्या आपका सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? द्रव्यमान, शीर्ष लंब, गहराई, पृथ्वी का आकार? बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? होगा 69 का आंसर होगा हमारा। तो किसके द्वारा? तो जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तब क्या नकारात्मक बल जो है द्वारा कार्य किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या 70 का आंसर बताइए क्या होगा? गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? अस्थिति और समय, अस्थिति और वेग, या वेग और त्वरण, या वेग और समय? तो बताइए 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका? तो वेग और समय। क्या हो जाएगा? वेग और समय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच जो है संबंध दर्शाता है, तो ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ए यू और ए जी, पी बी और एच जी, सी यू और एफ ई, और सी यू और ए एल? तो बताइए 71 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो क्या हो जाएगा? पी बी और एच जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पी बी और एच जी। मतलब पी बी मतलब क्या होता है आपका? लेड होता है। लेड मतलब क्या आपका? शीशा हो गया। और एच जी का मतलब क्या हो जाता है आपका? एच जी क्या होता है? पारा होता है, मतलब जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया था। पी बी और एच जी जो है तुलनात्मक रूप से उष्मा का क्या होता है? कुचालक होते हैं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही है पूछा है, ठीक है। तो बताइए 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। हाँ, ये सही है आपका। और हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है। नहीं, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो दूसरा जो आपका गलत है, ठीक है। ये कितना होता है? पहला जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, सही आपका, ठीक है। जबकि आपका हवा
जबकि आपका हवा में कितना रहता है आपका 343.59 होता है। कितना होता है 343.59 मीटर पर सेकंड होता है। कितना 343.59 मीटर पर सेकंड होता है आपका हवा में होता है। तो आपका कितना दिया 346, तो इसका मतलब ये आपका क्या गलत है। तो सही कौन आपका सिर्फ है, तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है सिर्फ। ठीक है, चलिए आते हैं 73 की तरफ। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। निलंबन का, सजातीय मिश्रण का, कोलाइडी विलयन का या विजातीय मिश्रण का। तो बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका ये मिश्रण है, ये विजातीय मिश्रण का, किसका विजातीय, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेत और चीनी का मिश्रण क्या, विजातीय मिश्रण का हमारा उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻⁻23 अणु, या कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, या कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻27 परमाणु, या कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो 74 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में भी आपका कितना होता है 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, जिससे आवेगाद्रों की संख्या के बराबर अथवा अणु अथवा कण होते हैं। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं, पायसन, इलेक्ट्रोलाइट या निलंबन या विलयन। तो बताइए 75 का आंसर क्या हो जाएगा। क्या कहलाते हैं विलयन, क्या कहलाता है विलयन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हो गया, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। अब विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ठीक है, तो विलय क्या कहता है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या हो गया, विलय हो गया। अब विलायक क्या हो गया, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया। तो विलय जिसमें घुलता है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो नमक चीनी को डाल दिया पानी में तो क्या आपका विलायक आपका क्या है, आपका पानी हो गया, तेल, ये सब क्या विलायक है। और नमक चीनी ये सब क्या आपका विलय है। तो विलय आपका क्या विलायक में चल जाता है। तो क्या बनता है, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, आपका विलयन बनता है। तो विलय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है, आपका विलयन बनता है। ठीक है, अगर विलय की मात्रा ज़्यादा रहेगी और विलायक की मात्रा कम रहेगी, विलायक मतलब पानी और तेल की मात्रा कम रहेगा और नमक और चीनी की मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो सांद्र मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्र। ऐसा विलय की मात्रा ज़्यादा मतलब पानी का मात्रा ज़्यादा और विलय की मात्रा कम, विलय मतलब चीनी की मात्रा कम, तो क्या हो जाता है आपका ये आपका तनु विलयन हो जाता है। तनु मतलब क्या, पतला रहता है क्या, तो तनु विलयन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जब पढ़ें केमिस्ट्री में तो आपको बताया जाएगा। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, n², 2n² या 2n-2। तो बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2n²। क्या हो जाएगा 2n²। तो बोरबरी थ्योरी के अनुसार, तो बोरबरी थ्योरी के अनुसार जो आपका बोरबरी थ्योरी के अनुसार जो है, किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। जहां आपका जहां n क्या होता है, आपका कक्षा होता है। n क्या होता है आपका, जहां आपका n जो होता है कक्षा होता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, 0, 1, 2 या 7। तो बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितना, 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं कौन कौन होते हैं, प्रोटेरियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और ट्राइटेरियम होते हैं। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये होते हैं परमाणु मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम में क्या होता है आपका, प्रोटेरियम में क्या होता है, परमाणु भार 1 होता है, परमाणु संख्या 1 होता है प्रोटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, परमाणु भार 2 होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। और ट्राइटियम क्या होता है, परमाणु संख्या 3 होता है और परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूछा गया है कि प्रोटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। जब 1-1 करेंगे तो क्या होगा हमारा 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा 0। और पूछता कि ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2-1 करेंगे कितना, 1 रहता है। और ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन रहेंगे आपके, 2 रहेंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बॉयल के नियमानुसार,
चार्ल्स के नियमानुसार, ग्राहम के नियमानुसार या ग्रे लुसाक के नियमानुसार? तो बताइए 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके नियमानुसार? तो बॉयल के नियमानुसार। किसके? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉयल के नियमानुसार अस्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के विरुद्ध समानुपाती होता है। तो पी इनवर्स क्या होता है? 1/v। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन जो आपका सत्य है? तो बताइए 79 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा? नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, ये सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। ठीक है, चलिए आते हैं 80 की तरफ आते हैं। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया है? तो रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने जो उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया है था? एयू का, एनआई का, या एजी का, या पीटी का? तो चलिए बताइए 80 का आंसर क्या होगा? तो किसका किया था? पीटी का किया था। किसका किया था? पीटी का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो रसायन वैज्ञानिक डोबे राइनर ने सबसे पहले प्लेटिनम, पीटी मतलब क्या होता है? प्लेटिनम को जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है अवलोकन किया था तथा समांतरिक की खोज की थी और समांतरिक की खोज की थी। ठीक है, और जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का जो है विकास हुआ था। तो त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? आपका डोबे राइनर ने दिया था। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। और न्यूलैंड्स ने दिया था, स्टोक्स सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं 81 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कवक, ये आपका कवक है जो निम्नलिखित कौन सा कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस या फेलकेटम या ट्राइकोफाइटन या इनमें से सभी? तो चलिए बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस। क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सैक्रोमाइसिस नामक कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी रहती है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? लोबेरिया, एरबेनिया या रोमेलिला या रोशेला? तो बताइए 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रोशेला। क्या हो जाएगा? रोशेला। ऑप्शन नंबर टी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, जबकि लोबेरिया, इरबेनिया, रेमेनिया आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। बाकी आपका लोबेरिया हो गया, रेमेनिया हो गया, इरबेनिया, ये तीनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका इत्र बनाने में किया जाता है। किसमें? इत्र बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेन्काइमा का या जाइलम का? तो बताइए 83 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा का। किसका? पैरेन्काइमा का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यंत अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? खरगोश, एकेडना, प्लेटिपस या कंगारू? तो बताइए 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंगारू। क्या हो जाएगा? कंगारू। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो। तो अत्यंत अल्प विकसित बच्चों को जन्म कौन देता है? कंगारू देता है। ठीक है, कंगारू जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक स्तनपायी पशु है जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु आपका ऑस्ट्रेलिया का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव, आपको तो बता दिया गया था 85 का, बताइए निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? गाय, बकरी, खरगोश या शेर? तो चलिए बताइए 85 का आंसर क्या हो जाएगा? शेर। तो जितने मांसाहारी जानवर होते हैं उसके छोटी आंत जो होती है सबसे छोटी होती है, और जितने शाकाहारी जानवर है उसके जो छोटी आंत होती है उतने बड़े होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो शेर जो आपका मांसाहारी जानवर है तो इसमें जो होता है छोटी आंत जो होती है सबसे छोटी होती है। तो 85 का आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की या रक्त बिंबाणु की या लाल रक्त कोशिकाओं का या प्लाज्मा का? तो बताइए 86 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए किसका हो जाएगा? WBC का। WBC को जो है WBC की तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है। चलिए 87 का आंसर बताइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक सूची और सूची 2 तो सम्मिलित कीजिए, क्या होगा? 87 का आंसर बताइए क्या होगा? तो बताइए
तो इक्विलिप्टस, इक्विलिप्टस क्या हो जाएगा हमारा आवृत बीजी, क्या हो जाएगा हमारा आवृत बीजी हो जाएगा, ठीक है। और साइकस क्या हो जाएगा हमारा, साइकस हो जाएगा अनावृत बीजी। और फर्न क्या हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइट्स, क्या हो जाएगा टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। फर्न क्या हो जाएगा हमारा, फर्न क्या हो जाएगा हम टेरिडोफाइट्स होगा। क्लेडीमिनोस, क्लेडीमिनोस क्या हो जाएगा हमारा शैवाल हो जाएगा, क्या हो क्लेडीमिडोमोनास क्या हो जाएगा हमारा शैवाल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इक्वलिटर जो आपका कौन आवृत्ति बीजी, ठीक है। और साइकस क्या हो गया आपका अनावृत बीजी। और फर्न क्या हो गया आपका टेरिडोफाइट्स। और क्लेमीडोमोनास क्या हो गया हमारा शैवाल हो गया। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वृषण में, अंडकोश की थैली में, या उदर के निचला भाग में। तो बताइए 88 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ होता है वृषण में, कहाँ होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणु का कार्य है निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका का निषेचित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा जो है नहीं होता है, कवक के द्वारा नहीं होता है, दम्मा, एटिड फूड, पेचिस या दाद। तो चलिए बताइए 89 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा पेचिस, क्या हो जाएगा पेचिस। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दम्मा है, एटिड फूड है, दाद, ये सब क्या होता है आपका कवक के द्वारा होता है। पेचिस जो आपका कवक के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। पेचिस जो है आपका आपका पेचिस हो गया, ये सब किसके कारण होता है आपका प्रोटोजोआ कारण होता है। पेचिस किसके कारण होता है आपका प्रोटोजोआ कारण होता है, किसका प्रोटोजोआ कारण होता है। तो पेचिस हो गया आपका, पेचिस, मलेरिया, पायरिया और निद्राणु रोग मतलब नींद की बीमारी। पेचिस, मलेरिया, पायरिया और निद्रा रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है। और दाद, दम्मा, एथलीट फूड, गंजापन, ये सब किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं, फूलों में, पत्तियों में, तनों में या जड़ों में। तो बताइए 90 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा फूलों में, किस में हो जाएगा फूलों में, ठीक है। तो आवृत बीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होता है। इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बीज जो है आपके सदैव फल के अंदर होते हैं। यह शाक, झाड़ियाँ तथा वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 91 का आंसर बताइए क्या होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है, 3, 4, 5 या 6। तो चलिए बताइए 91 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 6 तो कौन कौन सा आपका होता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी होता है। पहला कौन होता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी होता है। दूसरा होता है सामाजिक सहयोग होता है। तीसरा होता है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा होता है। और चौथा होता है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। और पांचवा होता है उदारता। छठा होता है भ्रष्टाचार का बोध। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला होता है प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा सामाजिक सहयोग, तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, पांचवा हो गया उदारता, छठा हो गया भ्रष्टाचार का बोध। तो ये 6 मानक के आधार पर की जाती है। 92 का आंसर बताइए क्या होगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए बताइए 92 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्या हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 92 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसी में जो आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो 1975 में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपका जो है 1975 में जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है दिया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है आपका दिया गया था, ठीक है। और इस योजना में जो है पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं, लॉरेंज वक्र, कुजनेट्सबर्ग या लाफर वक्र या फिलिप्स वक्र। तो बताइए 93 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा लॉरेंज वक्र, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा लॉरेंज वक्र। 93 का आंसर हो जाएगा हमारा लॉरेंज वक्र। तो आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र वस्तुतः आर्थिक विषमताओं की माप करता है। 94 का आंसर बताइए निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है, महाजन समिति, भंडारी समिति, मीरा सेठ समिति या सरकारी समिति। तो बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी मीरा सेठ समिति, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे, आपका हथकरघा के विकास से है, ठीक है। और महाजन समिति का संबंध किससे आपका, इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। और महाजन समिति का संबंध हमारा किससे है, चीनी उद्योग से, किससे है, चीनी उद्योग से। महाजन समिति का संबंध जो आपका चीनी उद्योग से है। और भंडारी समिति का संबंध जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। और भंडारी समिति का संबंध आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ठीक है। और सरकारिया समिति का संबंध है आपका केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। चलिए 95 का आंसर बताइए। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1980 में, 1982 में, 1985 में या 1992 में। चलिए 95 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1985 में। कब, 1985 में जो है भारतीय औद्योगिक पुनर्विकास पुनर्निर्माण बैंक की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 96 से आपके 100 तक जो आपका मैथ का सवाल है, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपको आपसे बता देते हैं, आपको मेरा मैथ का वीडियो देखते होंगे तो आप इजीली बना सकते हैं सबको, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। तो 96 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और 97 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 97 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 98 का भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और 99 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 99 का ऑप्शन नंबर सी। और 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए ये आपका दरोगा का था, एडिटोरिया का था, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। तो चलिए कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।